तीसरा बेसिक एक्सपेंसेस जो कभी बंद नहीं हो सकते। हर इंसान इस खर्चों के बोझ तले दबा हुआ है। और भारत में ज्यादातर हार्ट अटैक से जो मौत होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होती है, इन खर्चों की वजह से होती है। या सुनो, और देखो ये खर्च ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं हो सकते। आप बताओ, आपके खर्च घटेंगे कि बढ़ेंगे? महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? डबल मार है। पहली तो बात यह है कि आपका परिवार बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। दूसरा मार यह है कि महंगाई बढ़ेगी, तो डबल मार है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल एक्सपेंडिचर। रेसिडुअल एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चा जो आपकी इनकम हो या ना हो, होगा। दूसरा, जो खर्चा कभी बंद नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ता रहेगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल एक्सपेंडिचर। और रेसिडुअल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कोई भी इनकम नहीं कर सकती। उसको ना नौकरी कंट्रोल कर सकती है, ना कोई बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है रेसिडुअल इनकम। और रेसिडुअल इनकम आपको दे सकता है तो वो है एकमात्र आरसीएम। क्योंकि नौकरी में इनकम प्लस होगी, बिजनेस में इनकम प्लस होगी, दूसरा कोई भी काम करेंगे इनकम प्लस होगी, लेकिन आरसीएम में इनकम गुणा होती है। इनकम गुणा होती है। मैंने जब शुरुआत की थी आरसीएम में, मेरी पहली इनकम थी 1472 रुपया। 1472 और अभी मेरी 1 घंटे की इनकम है 1472 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो कि अगर आपने ये कर लिया, इनकम गुना होगी, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। काम नहीं भी कर रहे हैं तो इनकम आएगी। दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, रेसिडुअल इनकम, बाकी कोई सिस्टम नहीं है। और वो कौन दे सकता है? यस बोलना चाहिए, करना चाहिए। और इसीलिए क्या करना है? आज गोल सेट करो कि मुझे आम आदमी का जीवन नहीं जीना है, बहुत हो गया, इतने साल जीवन जी लिए, अब नहीं जीना है। आम आदमी के जीवन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना है। आज के बाद से गोल बनाओ। आपके पास आर्थिक सिस्टम है, गोल बनाओ कि अगले 6 महीने में रॉयल्टी अचीव करनी है और अगले 1 साल में फल अचीव करना है, 50,000 रुपये महीने पहुंचना है और अगले 1 साल के अंदर आपको कार खरीदनी है। आपको अगले 1 साल के बाद साइकिल या मोटरसाइकिल में नहीं घूमना है, आपको जनरल क्लास में नहीं घूमना है, आपको अपनी कार में जाना है, फ्लाइट में घूमना है और एसी के सेकंड क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास एसी में घूमना है। घूमना। और अगले 2 साल में आपको क्या करना है? आपको एमराल्ड अचीव करो और एक अच्छा घर खरीदो। जिस दिन आपकी लाइफ स्टाइल में लोग देखेंगे परिवर्तन आ रहा है कि 2 साल पहले मोटरसाइकिल में घूमता था, जनरल क्लास में घूमता था, आज ये फ्लाइट में घूमता है, कार में घूमता है, अच्छा घर है, लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब आपकी लग्जरी लाइफ को देखेंगे, आपका परिवर्तन देखेंगे, तो आपके घर में आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी लाइन लगाकर आपके साथ आरसीएम ज्वाइन करेंगे। और जब देखेंगे 5 साल से आरसीएम कर रहा है, अभी तक लाइफ वहीं की वही है, वही साइकिल में घूमता है, वही बाइक में घूमता है, वही जनरल क्लास में घूम रहा है, वही बसों में लटक रहा हुआ है। लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आरसीएम क्या है? बड़ी कामयाबी के लिए डिजाइन किया गया है। ये बड़ी कामयाबी के लिए आरसीएम बिजनेस बना है। इसलिए उसकी कामयाबी को हाथ में जाने दो, उस अपॉर्चुनिटी को लो। और इसलिए जो बिना गोल के आरसीएम कर रहा है, वो क्या मालूम है? वो अंधा होकर आरसीएम कर रहा है, अंधा होके। अगर आप में सारी काबिलियत है लेकिन गोल नहीं है, तो आप अंधे होकर आरसीएम कर रहे हो, खोजते रहोगे ए रॉयल्टी किधर है, ए टेक्निकल ढूंढते रहे तो मिलेगा नहीं। इसलिए गोल बनाओ,
कार खरीदनी है, अगले 1 साल में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनना है, 2 साल में एमराल्ड बनना है। कितने लोग गोल बनाएंगे? बोलो, इच्छा शक्ति के साथ में। अगले साल में वादा कर सकते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अगले साल फिर मैं यहाँ आऊंगा, और सब के लोग यहाँ पर कार में आने चाहिए। कल्पना करो, अगर यहाँ पर 700-800 लोग जितने लोग हैं, अगर बाहर में सारे कार में आए, पूरे सीतामढ़ी में तहलका मच जाएगा। यस और नो? बोलो, वादा है? मुझसे नहीं करना, किससे करना है? और यही वादा आपको जो है एक दिन वहां तक पहुंचाएगा। अगले 2 साल में अपनी कामयाबी को लॉन्च करो, है ना? कार के साथ में, बंगले के साथ में, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके लॉन्च कर दो, है ना? और फिर देखिए कमाल, बिजनेस करने में कितना मजा आएगा आपको। और ये देखिए, आज मैं बता दूं आपको, आज मैं आरसीएम में कामयाब हूं, उसके पीछे में जो सबसे बड़ा राज है, जो सबसे बड़ी शक्ति ने काम किया है, वो है परिवर्तन। आज भी जो भी कुछ आप देख रहे हैं संजीव गंगा को, वो परिवर्तन का कमाल है। मैंने आरसीएम में आने के बाद बहुत सारी परिवर्तन किए। मुझे याद है आरसीएम में आने से पहले मैं हर चीजें, महंगी चीजें यूज करता था, ब्रांडेड चीजें यूज करता था, है ना? मुझे याद है कि मैं आरसीएम में आने से पहले मेरे एक शर्ट जो पहनता था वो होती थी 3000, 4000, 5000 की शर्ट पहनता था। आरसीएम में आने से पहले मेरे एक ट्राउजर 4000, 5000 के ट्राउजर पहनता था। मेरे एक जूते होते थे 15000, 20000, 12000 के। एक मैं घड़ी पहनता था 20000, 25000 की। मेरे एक सूट होते थे 25000, 50000, 1 लाख रुपए तक के सूट मैंने पहने। मैंने साबुन यूज करता था, मैं 250 रुपए की साबुन। मेरा जो शैम्पू यूज करता था, वो शैम्पू का था, दाम था 1200 रुपया। सारे इंपोर्टेड और ब्रांडेड चीजें यूज करता था। लेकिन जब मैंने आरसीएम करने का फैसला किया तो मैंने देखा कि आरसीएम में तो कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, और केवल एक जॉइनिंग किट आती थी जिसमें 3 पैंट 3 शर्ट हुआ करते थे। मैंने बोला कि अगर मुझे कामयाब होना है तो भारत के हर आम आदमी को कामयाब करना है तो मुझे ये कपड़े बदलने पड़ेंगे। और मैंने उसी दिन 3 पैंट 3 शर्ट सिलाने दिए, और जिस दिन वो सिल के आए वो दिन है और आज का दिन है। मैं आरसीएम को छोड़कर किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। बॉडी पे जो भी कुछ देख रहे हैं सब आरसीएम का है। ये जूता आरसीएम का है, ये मेरा मोजा है ये भी आरसीएम का है, मेरा जो ट्राउजर है वो भी आरसीएम का है, बेल्ट है वो भी आरसीएम का है, शर्ट है वो भी आरसीएम का है, टाई है वो भी आरसीएम की है ना? मेरा कोट है वो भी आरसीएम का है, अंदर भी सारा आरसीएम का ही है। अब ये मत बोलना कि चेक करेंगे। मैंने जो शैम्पू लगाया वो आरसीएम का, साबुन लगाया वो आरसीएम का, टूथपेस्ट यूज किया वो आरसीएम का, ब्रश यूज किया वो आरसीएम का, शेविंग बनाया वो आरसीएम की, रेजर वो भी आरसीएम का, जो खाना खाया वो आरसीएम का, तेल आरसीएम का, आटा आरसीएम का, मसाला आरसीएम का, रोम रोम में आरसीएम है, कण कण में आरसीएम है। मेरे हाथ को काटेंगे खून निकलेगा, उसमें से भी आवाज आएगी जय आरसीएम। अगर हाथ काटेंगे तो निकलेगा आरसीएम का साबुन। कण कण में आरसीएम, चेंज, परिवर्तन। कल्पना करो अगर मैं प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता और वही ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करता रहता, क्या मैं आरसीएम में कामयाब होता? क्या लोगों को कामयाब कर सकता? क्या आप मुझे सुनने के लिए आते हैं? नो। चेंज, इसलिए ध्यान रखें, अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम आपका खुद का ब्रांड है, आपकी खुद की कंपनी है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, आप उसके मालिक हैं। आरसीएम छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे कामयाबी नहीं आएगी, और 100% आरसीएम यूज करेंगे कामयाबी छक मार के आएगी। वादा कर सकते हैं कि आज के बाद से सिर्फ आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? वादा है? किससे करना है? अपने आप। बोलो इधर से, बोलो इधर।
कभी बसों में सफर नहीं किया था। कनाडा में देखेंगे लोकल बस का बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। इंडिया में सबसे अच्छा नेटवर्क बसों का जो है वो कलकत्ता का सिस्टम है ना। वहां पर मैंने आज तक बसों में सफर नहीं किया था। वहां पर बसों में क्या होता है मालूम आपको? बसों में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। आपको वहां पर सिर्फ एक जगह मिलेगी, वो है लटकने की। मैं ऐसे हालात में भी मैंने अपने कंधों पर 4 फीट 5 फीट ढोकर मैंने बसों में सफ़र किया है। जबकि मेरे पास कार थी, मैं अपनी कार में जा सकता था, लेकिन नो, मैं बसों में गया। मुझे याद है कि मैं जिंदगी में कभी ट्रेन के लोकल क्या जनरल क्लास में कभी बैठा नहीं था मैंने लाइफ में कभी, लेकिन आरसीएम को लेकर जिंदगी में पहली बार मैंने जनरल क्लास में सफ़र किया। और कनाडा में आप देखेंगे कि जनरल क्लास में जो है लोकल ट्रेन में 50 लाख लोग रोज सफ़र करते हैं। बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है। और वहाँ पर ट्रेन, अगर आपको ट्रेन में लोकल ट्रेन बैठना हो तो करना कुछ नहीं है, गेट के सामने खड़े हो जाओ, भीड़ आपको अपने आप घुसा देगी। और अगर अंदर घुस गए पूरा बॉडी पैक हो जाएगा। दाया बाया मुंह हिला नहीं पाओगे। बाया देखना हो तो ऐसे देखो, दाया ऐसे, सही बात है, ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे, मुंह नहीं हिला पाओगे, इतना बॉडी पैक हो जाता है ना। ऐसे हालात में भी मैंने 10 की 20 की 30 की ढोड़ होकर अलग अलग झीलों में जा जाकर मैंने आरसीएम को डेवलप किया है। 12-12 घंटे मैंने जर्नी की है। 3-4-5 घंटे तो रेगुलर था मेरा। जबकि मेरी हैसियत थी, मैं लोकल अपनी कार में जा सकता था, एसी फर्स्ट क्लास में जा सकता था, 12 घंटे की जर्नी को फ्लाइट से भी जा सकता था, लेकिन नो, मैंने जनरल क्लास में ही सफ़र किया। वहाँ पर बाहर रुकता था मैं, तो बाहर में वहाँ पर रुकता था डॉर्मेट्री में, जहाँ पर कॉमन बाथरूम होता था, अटैच बाथरूम नहीं होता था। 50 रुपये 60 रुपये की डॉर्मेट्री में। जबकि मेरी हैसियत थी, मैं 5 स्टार होटल में रुक कर भी बिजनेस कर सकता था शान के साथ। लेकिन नो, क्योंकि लक्ष्य क्लियर था, गोल क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था कि वो सारे कष्ट, वो सारी पीड़ाएं सबसे पहले मैं सहूंगा जो एक आम आदमी सहेगा। उनको अगर सहकर मैं कामयाब हो गया तो भारत के हर आम आदमी को हम स्टार भी बना सकते हैं, उनको हम कामयाब कर सकते हैं। और इसीलिए लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं। तो संघर्ष को अपनाना, संघर्ष करने की शक्ति दिखना, ये क्या है? इनविजिबल पावर। और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। उससे मेरी ताकत और शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, कितनी बड़ी भी चैलेंज आए, उसका मेरे पर कोई असर नहीं होता। कर सकते हैं, सह सकते हैं। और अभी तो आसान है, अभी तो इनका चैलेंज है नहीं, अभी तो सब कुछ बड़ा आसान है। मुझे याद है कि आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मेरा उठना बैठना जो है वो ज़्यादा आम लोगों से नहीं था। मेरा उठना बैठना ज़्यादा अपर क्लास के लोगों से था। लेकिन जब मैंने देखा कि अगर इस बिजनेस में हर आम आदमी को कामयाब करना है तो मुझे हर आम आदमी से, हर व्यक्ति से दोस्ती करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति से रिलेशन बनाने पड़ेंगे। कभी ये नहीं देखूंगा कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब है, ना गांव का है या शहर का है। नो, अगर वो इंसान है तो उससे दोस्ती करनी है, उससे रिलेशन बनाना है। और उसी दिन से मेरा यह थंब रूल बना कि मैं हर व्यक्ति से दोस्ती करूंगा। और मैं आज खुद चलकर हर व्यक्ति से मैं दोस्ती करता हूँ। जब भी मैं सफ़र करता हूँ ट्रेन में, तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में साथ में सामने वाली सीट पर आप देखते हैं आपके साथ में 5-6 लोग और साथ में रहते हैं। तो सामने वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। मैंने उनको नमस्कार किया, है ना, उनसे दोस्ती की। उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है। जब दोस्ती बातचीत होती है तो पूछता ना लोग कि भाई साहब आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। और बाद में उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप करते क्या हो। और हमें तो मौका चाहिए, कोई पूछे तो सही। करते क्या गया। वो व्यक्ति था उड़ीसा से, उड़ीसा में भुवनेश्वर में रहता था और वहां पर वो एडवोकेट था। और मैं उड़ीसा में किसी को नहीं जानता था। एक अनजान आदमी से शुरुआत की, उनको पसंद आ गया, उनके दौरान में शुरुआत की उड़ीसा में भुवनेश्वर से। और आज वो व्यक्ति स्टार एमराल्ड है,
3 लाख, 3.25 लाख की हाईएस्ट इनकम ले चुका है। और वहाँ से मेरा हाईएस्ट टर्नओवर जो गया मंथली 1 महीने का टर्नओवर, वो था 3.5 करोड़ रुपये महीने का टर्नओवर गया। उनका नाम था मिस्टर आर.के. चांद। अब बताइए मिस्टर आर.के. चांद आदमी है कि इंडस्ट्री है? आदमी है कि इंडस्ट्री है? सोचो, साल का 30 करोड़ का बिजनेस एक अनजान आदमी के माध्यम से। इस बिजनेस में एक आदमी नहीं होता है, इंडस्ट्री होता है। मुझे याद है कि एक बार मैं कलकत्ता में बड़ा बाजार की जगह है, वहाँ पर बड़ा होलसेल मार्केट है, वहाँ पर इंसान भी जाम हो जाता है, गाड़ी जा नहीं सकती। एक बार वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति बड़ी तेजी से आ रहे थे, 55 साल के, बड़ी तेजी से जा रहा था, जल्दबाजी में थे। मैं इधर से जा रहा था, तो जल्दबाजी में उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, मैं गिर गया। मैं उठा, मैंने उनको सॉरी बोला और नमस्कार किया। बोला अजीब आदमी है, बोला धक्का मैंने दिया, सॉरी ये बोल रहा है। बड़ा प्रभावित हुए। बोला भाई साहब आपका नाम क्या है, रहते कहाँ हैं? और जिस प्रश्न का इंतजार था पूछ ही लिया कि भाई साहब करते क्या हो। गया। वो व्यक्ति थे बिहार मुजफ्फरपुर से, है ना, इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसडीओ हैं, 55,000 रुपये की सैलरी थी। उनका नाम था डी.एन. मिश्रा, है ना, और वो बने स्टार एमराल्ड। उनकी हाईएस्ट इनकम आई 3.5 लाख रुपया, और मेरा हाईएस्ट टर्नओवर जो गया बिहार से वो था 4 करोड़ रुपये महीने का। यहाँ से करीबन सालाना मेरा जो बिजनेस जाता था करीबन 30-35 करोड़ रुपये साल। आप बताइए वो डी.एन. मिश्रा जी आदमी है कि इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री। तो ध्यान रखो, इस बिजनेस में क्या है, कोई भी इंसान नहीं होता है, क्या होता है? इंडस्ट्री। जब मेरा बिहार में शुरुआत हुई तो एक बार मिश्रा जी बोले यार आप पटना आ सकते हैं क्या? बोला पटना मेरे 30-40 लोग हैं, मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं पटना आया ट्रेन से, और पटना से हम लोग ऑटो रिक्शा से पहुंचे होटल में। होटल पहुंचकर ऑटो रिक्शा वाला ने भाड़ा मांगा 10 रुपया, और वहाँ से भाड़ा था 5 रुपया। तो मिश्रा जी बोले कि आपको तो हम 5 देंगे, भाड़ा 5 रुपये है। और वो बोला कि हम तो 10 ही लेंगे। ऑटो रिक्शा वाला बोला कि हम तो 10 ही लेंगे। तो 5-10 दोनों में तनातनी शुरू हो गए। मैं बोला रुको मिश्रा जी,